जब रास्ते से योशिकी लौट रहा था तो तानाका उसको बात करने के लिए रोक लेता है और तभी उसकी नजर योशिकी के हाथ पर लगे निशान पर जाती है तो तानाका को उस पर शक हो जाता है। योशिकी के घर पर हिकारू की ड्रेस पर लगे खून के धब्बे साफ करने के लिए योशिकी इंटरनेट की मदद लेता है और ये सब करते देख हिकारू को लगता है कि वो कोई क्रिमिनल हैं जो अपना गुनाह छुपाने के लिए सबूतों को मिटा रहे हैं। योशिकी उसकी इंजरी के बारे में पूछता है तो हिकारू बताता है कि वो छोटी मोटी इंजरी को ऐसे ही छोड़ देता है क्योंकि मर्द को दर्द नहीं होता, मतलब हिकारू को दर्द का एहसास नहीं होता है। शर्ट धोने के बाद योशिकी हिकारू को वही कागज का टुकड़ा दिखाता है जो उसे हिकारू के कमरे में मिला था और उसमें नोनू की सामा के बारे में लिखा था और इसी नोनू की सामा के बारे में वो डरावनी बुढ़िया मात्सुरा भी बात कर रही थी। हिकारू पूछता है कि क्या नोनू की सामा वो खुद है, लेकिन इस बात का योशिकी के पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए वो दोनों हिकारू के घर पर उसके कमरे में सबूत ढूंढने जाते हैं इस उम्मीद में कि जैसे नोट मिला वैसे ही कुछ और भी मिल जाए, मगर उन्हें कुछ नहीं मिलता। पर तभी वहाँ पर हिकारू के दादाजी आ जाते हैं तो वो लोग उनसे मदद मांगते हैं और हिकारू का लिखा वो नोट उनको दिखाते हैं। दादाजी उसे देखकर बताते हैं कि ये नोट हिची के बारे में है और उन्हें हिची को पहाड़ पर वापस भेजना होगा, लेकिन उन दोनों को तो हिची के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो दादाजी ने बताया कि हिची ने काफी मुसीबतें झेली हैं और अगर उन्होंने उस दिन उनुकी से वो रिचुअल टाइप काम ना करवाया होता तो आज उनका विलेज इस कर्ज की चपेट में ना आया होता और सब कुछ ठीक होता, मगर अफसोस कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। वेलकम बैक द समर हिकारू डाई एपिसोड नंबर 8। अगर आपने इसका लास्ट एपिसोड नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और इस एपिसोड का नाम है कॉन्टैक्ट। अपने सवालों के सही से जवाब न मिलने पर अगले दिन योशिकी स्कूल चला जाता है जहां पर उसकी मुलाकात असाको से होती है। तो वो उस दिन के इंसिडेंट के बारे में बात करते हुए उसकी खैरियत पूछती है और अपने बारे में बताते हुए कहती है कि उस रात के हादसे के बाद से ही उसको दाहिने कान से सुनना बंद हो गया है। वो डॉक्टर के पास भी गई थी लेकिन उसे भी कुछ समझ नहीं आया। इस बात से योशिकी चिंता में पड़ जाता है तो असाको उसके पास आकर बताती है कि उसने उस रात को हिकारू के अंदर किसी और की मौजूदगी महसूस की थी, मानो कि वो हिकारू नहीं बल्कि कोई भूत है। लेकिन योशिकी उसकी बातों को मजाक में टाल देता है और उसे ज्यादा सोचने के लिए मना करता है। योशिकी को डर है कि कहीं हिकारू का राज सबको पता न चल जाए, इसीलिए ही वो ये सब दिखावा कर रहा है। इसके बाद योशिकी सीधा हिकारू के पास जाता है और असाको के साथ हुई प्रॉब्लम के बारे में बात करता है। तो हिकारू ने बताया कि ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि उसने असाको को छू लिया था और उसका छूना ही लोगों को टपका देता है। हालांकि असाको एक स्ट्रॉन्ग लड़की है इसलिए वो बच गई और उसका कान डैमेज हो गया, वरना उस रात असाको का खेल खत्म था। फिर क्लास में बैठे योशिकी को असाको के लिए बुरा फील होता है पर वो कर भी क्या सकता है। तो अब कॉन्सर्ट के बाद उसका अगला टारगेट है गाँव पर लगे कर्ज के बारे में पता लगाना और हो सकता है कि इसका कनेक्शन हिकारू से हो। योशिकी इन सब ख्यालों में डूबा हुआ था कि बाहर उसे एक नंगा आदमी हाथ में चाकू लिए खड़ा दिखाई देता है जो उसे हाय हेलो कर रहा है। योशिकी उसको देखकर डर जाता है और कोशिश करता है कि उसकी नजर उस पर ना जाए, मगर बाकी स्टूडेंट उसे देख लेते हैं और हड़कंप मच जाता है। 2-3 टीचर उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो आदमी अपने चाकू से अपना ही गला काटकर खुद को टपका लेता है। किसी को भी कुछ समझ नहीं आता तो असाको बताती है कि उस आदमी के ऊपर कोई आत्मा सवार हो गई थी, इसीलिए ही वो नंगा पुंगा होकर स्कूल में आया और खुद को टपका लिया। और वो ऐसा इसीलिए बोल रही है क्योंकि कुछ दिन पहले बेसबॉल कल्ट में भी एक आदमी पगला गया था और सबके ऊपर अटैक कर रहा था जिसमें माकी घायल हो गया था। असाको उन दोनों के लिए परेशान होती है क्योंकि आज
आजकल गांव में बुरी आत्माएं ज्यादा एक्टिव हो गई हैं। योशिकी उसका डर अच्छे से समझता है क्योंकि एक लाइव एग्जाम्पल तो अभी उसके सामने ही हुआ है। योशिकी हिकारू के हाथ पर लगी खरोंच के बारे में पूछता है तो हिकारू बोला कि जब बच्चे डर गए थे तो उस टाइम उसे धक्का लगा था। खैर, उन्हें इन्वेस्टिगेशन करने से पहले कुबिताची गांव के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी होगी और इंटरनेट पर पूरी जानकारी न होने से वो दोनों कीबोगायामा की लाइब्रेरी में चले जाते हैं, जहां पर कुबिताची गांव पर लिखी किताब मौजूद है जो 5 हिस्सों में बटी हुई है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि पिछले जमाने में कुबिताची गांव 5 विलेज को जोड़कर बना था, मगर भूखमरी और महामारी से उन सबको अलग अलग बना दिया गया, जिनके नाम है कुबिताची, उडेकरी, उडेरी, अशिदोरी और दारुमास्टे। लेकिन एक अजीब सी हरकत उनका ध्यान खींचती है। उन्होंने देखा कि सभी गांव के मैप किसी इंसानी ढांचे को दिखा रहे हैं और सभी गांव के नाम भी इंसानी अंगों पर ही रखे गए हैं जो जापानीज लैंग्वेज में हैं। उनको शोर मचाते देख लाइब्रेरी की गार्ड लेडी उनको चुप रहने की रिक्वेस्ट करती है और पूछती है कि क्या वो अपने स्कूल का कोई सब्जेक्ट पूरा कर रहे हैं, जिस पर योशिकी बताता है कि वो कुबिताची गांव से आए हैं और अपने गांव पर रिसर्च कर रहे हैं। उनकी बात सुनकर लेडी बताती है कि वो भी कुबिताची गांव से बिलोंग करती है, लेकिन वो गांव नहीं जा पाती, मगर वहां पर उसकी माँ रहती थी जो हाल में ही एक्सपायर हो गई। उसके नेम टैग को पढ़कर हिकारू पहचान जाता है कि ये लेडी उसी मात्सुरा बुढ़िया की बेटी है। हिकारू उससे पूछता है कि क्या वो नोनोकी-सामा के बारे में कुछ जानती है, क्योंकि उसकी माँ ने मरने से पहले यही नाम लिया था। बात सुनकर लेडी उनको अपने ऑफिस ले जाती है और बताती है कि उसकी माँ अक्सर नोनोकी-सामा के बारे में बात करती थी और एक बार तो वो चुपके से रात के अंधेरे में उस पहाड़ पर चली गई थी, जहां पर उसने कुछ ऐसा देखा कि उसका दिल दहल गया और वो हमेशा उसको पहाड़ से दूरी बनाए रखने को बोलती थी। और स्कूल टाइम पर उसकी माँ पागल हो गई थी क्योंकि उसकी छोटी बहन उसी पहाड़ पर गुम हो गई थी और शायद उसी को ढूंढने मात्सुरा पहाड़ पर गई थी। हिकारू पूछता है कि क्या नोनोकी-सामा कोई मॉन्स्टर है, जिस पर लेडी बताती है कि वो बहुत पुराने जमाने से एक गॉड के जैसा है जो खास तरह का चढ़ावा लेकर लोगों को आशीर्वाद दिया करता था। लेकिन जब से गांव में भूखमरी और महामारी फैली तो उसकी पूजा बंद हो गई और नोनोकी-सामा गांव के लिए एक श्राप बन गया। लेडी कहती है कि बचपन में उन्हें नोनोकी-सामा के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया था, लेकिन कुछ बच्चों को पता था, जिनमें ताकादा भी शामिल था, और अगर उनको ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो ताकेदा के घर पर जा सकते हैं। जानकारी देने के लिए वो दोनों लेडी का शुक्रिया करते हैं और उसकी माँ के मर जाने पर अफसोस जाहिर करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। योशिकी को हिकारू की बात याद आती है जब उसने बोला था कि हर एक आने वाली सुबह उसको पसंद नहीं है क्योंकि हर सुबह उसको उसके पापा के खो जाने का एहसास दिलाती है। उन्हें लाइब्रेरी से आते हुए शाम हो जाती है। हिकारू कंफ्यूज है कि क्या वो ही नोनोकी-सामा है जिसने सभी लोगों को बुरी तरह से टपकाया है। योशिकी को लगता है कि हिकारू ने ही मात्सुरा को मारा है और ये उसने गलत किया है क्योंकि उसकी भी एक जिंदगी थी, एक फैमिली थी जो अब खत्म हो चुकी है। खैर, इतना होने के बाद भी योशिकी हिकारू के साथ ही खड़ा रहेगा, अब चाहे वो कितने ही आदमियों को क्यों ना टपका दे। मन में योशिकी कहता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो हिकारू के बारे में ज्यादा जान पाएगा और उस पर पूरी नजर रखेगा। और वहीं पर ताकेदा जब अपने घर पर स्कूल की न्यूज देख रहा होता है तो तानाका वहां पर उससे मिलने आता है और उसके बापू के लिए एक चीज लाता है। ताकेदा गुस्सा होता है क्योंकि तानाका हर बार अपने मन की करता है और तानाका बताता भी नहीं है कि उसमें है क्या। उस चीज को देखकर तानाका चला जाता है और रास्ते में उसको योशिकी मिल जाता है जो हिकारू के घर से अपने पेपर लेकर लौट रहा था जो उसके बैग में मिक्स हो गए थे। और जैसे ही वो तानाका के बगल से निकलता है तो उसका हैमस्टर हरकत में आ जाता है। ये देखकर तानाका उसको रोक लेता है और बात करने लगता है और बताता है कि वो एक एथनोलॉजिस्ट है जो मिकासा के यहाँ पर ठहरा हुआ है और इस गांव की इन्वेस्टिगेशन करने आया है, मगर उसे समझ नहीं आ रहा है कि इस गांव का पॉपुलर फूड कौन सा है जो उसको हमेशा याद रहे। योशिकी बताता है कि उनके यहाँ का मशरूम बढ़िया है, लेकिन तानाका को उसका
उसका फ्लेवर पसंद नहीं है तो वो फिर भी उसको एक बार ट्राई जरूर करेगा। इसके बाद जैसे ही योशिकी तानाका के चूहे को देखता है तो उसके साथ खेलने लगता है और वो चूहा योशिकी के हाथों पर पोटी कर देता है। तो तानाका बताता है कि वो हैमस्टर उसका पार्टनर है जो 12 सालों से उसके साथ ही रह रहा है। हालांकि नॉर्मल हैमस्टर की जिंदगी 2 या 3 साल की होती है, मगर ये एक स्पेशल चूहा है। उसकी बात सुनकर योशिकी को लगा कि वो फेंक रहा है, इसीलिए योशिकी अपने रास्ते चल देता है और तानाका उसके हाथ पर वो निशान देख लेता है जो हिकारू ने दिया था। उसे देखते ही तानाका पहचान जाता है कि योशिकी उस चीज के काफी करीब है जिसको वो ढूंढ रहा है और हो सकता है कि वो इंसान बनकर उन्हीं के बीच रहता हो। तानाका उसे अपने शिकारी कुत्ते से पकड़वाने का प्लान बनाता है, पर तभी उसके पास एक लेडी का कॉल आता है जो उसे पल पल की जानकारी देने की बात बोलती है। तानाका उसकी बात पर हाँ बोलता है और साथ ही साथ उसको इरिटेटिंग भी होती है। फिर हम रात को थिएटर में उसी जगह को देखते हैं जहाँ पर वो दोनों मूवी देख रहे थे, पर अचानक से वहाँ पर वही सिरकटा साया दिखाई देता है और एक रेस्टोरेंट में योशिकी और हिकारू बैठे हुए थे। हिकारू कहता है कि योशिकी उसके आधे टुकड़े को ना खोए क्योंकि इसके बिना हिकारू बिन तालाब की मछली जैसा है। योशिकी ने देखा कि पूरा रेस्टोरेंट खाली है और उसे एक घंटी की आवाज आने लगती है और वो साया योशिकी को दिखने लगता है जो अचानक ही उसके पैरों में आ जाता है। योशिकी डर जाता है तो हिकारू उसे जरा भी ना हिलने को कहता है और साय को अपनी ओर बुलाने लगता है। शायद हिकारू उस पर काबू पाना चाहता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और उसकी आंख नाक से खून बहने लगता है और डर के मारे योशिकी हिकारू को लेकर भागने लगता है, मगर वहां पर एंट्री गेट नहीं खुलता तो योशिकी हार कर बैठ जाता है। साया एकदम से उसके करीब आता है तो योशिकी अपनी आंखें बंद कर लेता है। आंखें खोलने पर सामने उसे राई कुरेबयाशी खड़ी दिखाई देती है जो उसे शांत रहने को बोलती है क्योंकि अब योशिकी सेफ है। आखिर वो साया चीज क्या है? क्या राई उसके बारे में जानती है? हिकारू इतना बेबस क्यों हो गया? और योशिकी के हाथ पर उसका निशान देखने के बाद तानाका अब क्या करने वाला है, देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सायोनारा।